Hello student, class 9 chapter 2 constitutional designs. Here and now our topic is guiding values of the Indian constitutions. भारतीय संविधान के कॉन्स्टिट्यूशन की संविधान की वैल्यूज क्या है, मतलब उसके आधारभूत जो ढांचा है उसके आदर्श क्या है, उसकी वैल्यूज क्या है. ठीक है. Guiding values of the Indian Constitution. In this book, we shall study the exact provisions of the constitutions on different subjects. अब इस बुक के अंदर अपन क्या करेंगे कि कॉन्स्टिट्यूशंस के जो है वो अलग अलग सब्जेक्ट्स के और उसके स्पेसिफिक स्ट्रक्चर के बारे में पूरी तरह से बात करेंगे. इसके अंदर कई सारे टॉपिक्स आएंगे, पर एट दिस स्टेज अभी let's begin by understanding the overall philosophy of what our constitution is all about. पर अभी इनिशियल स्टेज पर, प्रारंभिक अवस्था पर हम ये समझेंगे कि हमारी फिलोसॉफी, कॉन्स्टिट्यूशन का आखिर दर्शन क्या है. हमारा भारतीय संविधान किस मूलभूत, किस आधारभूत, किस बेसिक पर डिपेंड करता है. हमारा कॉन्स्टिट्यूशन हमें क्या देना चाहता है, वह अपने आप को किस रूप में प्रकट करता है, इसके बारे में हम बात करेंगे. क्लियर. तो मेरे कहने का मतलब है कि अभी हम केवल भारतीय संविधान के दर्शन के बारे में, फिलोसॉफी के बारे में बात कर रहे हैं. क्लियर. ऑफ व्हाट आवर कॉन्स्टिट्यूशन इज ऑल अबाउट, कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर आखिर सब है क्या, और वो जो है वो उसका उद्देश्य क्या है. आखिर हम एटलीस्ट व्हाट वी वांट टू गेन फ्रॉम द कॉन्स्टिट्यूशन एंड व्हाट काइंड ऑफ ग्लिम्स आवर कॉन्स्टिट्यूशंस वांट टू पुट ऑन द इंडिया. क्लियर. And meanwhile and at the same time we can do this in two ways. अब हमारा कॉन्स्टिट्यूशंस की फिलोसॉफी क्या है, इसको हम कैसे समझ सकते हैं, इसके लिए वी कैन डू इन टू वेज. हम इसको दो तरह से समझ सकते हैं. फर्स्ट, वी कैन अंडरस्टैंड इट बाय रीडिंग द व्यूज ऑफ सम ऑफ मेजर लीडर ऑन आवर कॉन्स्टिट्यूशंस. या तो फिर जो है वो हमारे जो मेजर लीडर्स थे, जो मेजर लीडर जब कॉन्स्टिट्यूशन बना, या फिर उसके जो लीडिंग पार्ट्स थे कॉन्स्टिट्यूशन को बनाने में, या फ्रीडम फाइटर स्ट्रगल्स करने वाले जो लोग थे, उनके विचारों को पढ़कर हम जो है अपने कॉन्स्टिट्यूशन का की फिलोसॉफी या उसका दर्शन समझ सकते हैं. क्लियर. मतलब हम उनके विचार पढ़कर ये कह सकते हैं कि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन इस बेस पर डिपेंड है. क्लियर. So we can understand by reading the views of some of our major leaders on our constitution. But it is equally important to read what the constitution says about its own philosophy. पर हालांकि अपन नेताओं के और मुख्य लीडर्स के विचारों को पढ़कर भी कॉन्स्टिट्यूशंस के फिलोसॉफी को समझ सकते हैं, पर दूसरी जगह पर यह भी बहुत आवश्यक है कि हम स्वयं संविधान के बारे में पढ़कर भी ये पता लगा सकते हैं कि संविधान आखिर हमें क्या देना चाहता है, वो किस भारत की या हमारे राष्ट्र के निर्माण की परिकल्पना को, राष्ट्र के निर्माण की आधार को किस तरह से वो लीड करेगा. तो ये हम स्वयं संविधान के द्वारा भी समझ सकते हैं. इसमें स्पष्ट लिखा है, बट इट इक्वली इंपोर्टेंट टू रीड व्हाट द कॉन्स्टिट्यूशन सेज अबाउट इट ओन फिलोसॉफी. कॉन्स्टिट्यूशन खुद अपनी फिलोसॉफी बताएगा, एक लीडर बताएंगे और एक कॉन्स्टिट्यूशन खुद बताएगा. क्लियर. सो this is what the preamble to the constitution does. Let's turn to this one by one. और अपने संविधान की प्रस्तावना के अंदर जो प्रेम्बलम का मतलब होता है प्रस्तावना, हमारे संविधान की प्रेम्बलम में स्पष्ट रूप से लिखा हुआ है कि हमारा संविधान क्या है, क्या चाहता है, धर्मनिरपेक्षता चाहता है,
पंथ निरपेक्षता चाहता है, समानता चाहता है, सभी को समान अधिकार मिले, इन सब के बारे में अपन बात कर चुके हैं। तो इस तरह से हमारे संविधान की जो प्रेमलम है ना, वो संविधान की प्रस्तावना ये स्पष्ट करती है कि भारत का संविधान क्या चाहता है, और उसको हम वन बाय वन पढ़ेंगे। तो पहले आता है द ड्रीम एंड द प्रॉमिस। अब जब भारत गुलामी से आजाद हुआ और उस भारत ने स्वतंत्रता प्राप्त की, तब भारत के लोगों को, जो कि इतने साल से गुलामी में जीते आ रहे हैं, उनको स्वतंत्रता का एहसास होना चाहिए। उनको एक ऐसा संविधान देना जो उनको यह फील करवाए कि नाउ यू आर फ्री, एंड यू आर फ्री फॉर व्हाट, आप किस चीज के लिए आजाद है। तो ये सब चीजें जो है वो संविधान में नोटिफाइड होनी एसेंशियल है। क्लियर? सो इन लोगों के कुछ ड्रीम्स थे, अपने संविधान से कई सारी अपेक्षाएं थी। जो सबसे पहला संविधान जिस रूप में प्रारूप में आ रहा है, भारतीय लोगों को और सभी नेताओं को भी ये था कि हमारा जो संविधान हो वो उस अप टू मार्क हो, ताकि सभी लोगों को सभी पक्षों को समान अवसर मिले। क्लियर? सो सम ऑफ यू मे हैव नोटिस्ड, आप में से कई लोगों ने नोटिस किया होगा, ये इस चीज को गौर से देखा होगा, गौर किया होगा, a name missing from the sketches of the making of the constitutions। जब संविधान का निर्माण किया गया तो एक नाम जो बहुत महत्वपूर्ण है उसमें से गायब है। ठीक है? सो he was not a member of the constitutions assembly। अब हालांकि वो कॉन्स्टिट्यूशंस के जो अध्यक्ष के नीचे विभाग था, उसके किसी डिपार्टमेंट में बड़े अधिकारी तो छोड़ो, आप कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली के वो सदस्य भी नहीं थे। तो वो कौन थे? Yet there were many members who followed his vision। परंतु उसमें से कई लोग थे जो उनके विचारों से सहमत थे या उनके विचारों से प्रेरित थे। क्लियर? सो ये बात कही जा रही है महात्मा गांधी के बारे में। क्लियर? Yet there were many members who followed his visions, and years ago writing in his magazines, यंग इंडिया नाम की एक मैगजीन थी, उसके अंदर कई साल पहले लगभग 1931 के बराबर he had spelled out what spelled का मतलब होता है स्पष्ट रूप से बताना या नोटिफाइड करना। क्लियर? उन्होंने बताया, he had spelled out what he want the constitution to do, कि वो क्या चाहते हैं भारत के संविधान से, मतलब भारत के संविधान से महात्मा गांधी की क्या अपेक्षाएं हैं, उनके बारे में 1931 में यंग इंडिया नाम की मैगजीन में उन्होंने बताया। ये चीज आप अंडरलाइन करना। क्लियर? सो महात्मा गांधी कहते हैं आई शेल स्ट्राइव फॉर कॉन्स्टिट्यूशन, मैं एक ऐसे संविधान के प्रति आस्था रखता हूं, या मैं एक ऐसे संविधान की अपेक्षा करता हूं विच विल रिलीज इंडिया, जो भारत को आजाद करे फ्रॉम ऑल थ्रोल्डम एंड पायरेगॉन, वो जो भारत को हर तरह की असमानता और जो भारत को हर तरह की गुलामी से आजाद करे। I shall work for an India in which the poorest shall feel that it is their country, in those making they have an efficient voice। अब महात्मा गांधी कहते हैं I shall work for an India, मैं ऐसे भारत के लिए कार्य करूंगा या ऐसे भारत के अंदर रहना चाहूंगा। कार्य करने का मतलब उस भारत का पार्ट बनना चाहूंगा, या मैं ऐसे भारत के लिए और ज्यादा अपना इनपुट देना चाहूंगा जिसके अंदर गरीब लोगों की फीलिंग को सो पुअर शैल फील, गरीब लोग यह महसूस करें दैट इट इज देयर कंट्री, कि यह उनका देश है। मतलब गरीब लोगों को भी, जो कि जिनके पास में संसाधन कम है, उनके वे भी ये महसूस करें कि नहीं ये देश हमारा है, क्योंकि उनको बराबर अधिकार दिए जा रहे हैं। क्लियर? सो दिस इज देयर कंट्री। क्लियर? इन whose making they have efficient voice,
और उस देश में उनको बराबर की वॉइस दी जा रही है, उनको बराबर का अधिकार दिया जा रहा है, उनको समानता दी जा रही है ताकि वे अपनी बातों को भी रख सके, अपनी परेशानियों को भी रख सके, उनके पास में भी समान अधिकार हो। क्लियर? मतलब इफेक्टिव वॉइस का मतलब यहाँ यही है कि गरीबों के पास में इफेक्टिव वॉइस कब होगी, क्योंकि उनके पास में संसाधन कम है, परंतु अगर अधिकार होंगे तब उनके पास में बोलने का राइट टू स्पीक एंड जस्ट राइट टू पुट देयर ओन वॉइस ahead anyone whoever stand ahead him. It is very essential for that poorest need a specific or all the equal rights which specific Indian have. Clear? So an Indian in which अब हम वापस बात कर रहे हैं an Indian in which there shall be no high class. उस भारत के अंदर न तो उच्च वर्ग हो, नो लो क्लास, न निम्न क्लास हो, एंड नो लो क्लास ऑफ द पीपल। मतलब भारत के अंदर उच्च वर्ग और निम्न वर्ग का भेद समाप्त करने की बात ये कर रहे हैं। क्लियर? एन इंडिया इन विच ऑल कम्युनिटी शैल लिव इन परफेक्ट हार्मनी। एक ऐसा भारत जिसमें सभी कम्युनिटीज, सभी धर्म के लोग जो है वो एक परफेक्ट हार्मनी, एक अच्छे भाईचारे की भावना से रहें। क्लियर? ये भी उनकी इच्छा है। एंड देयर कैन बी नो रूम, वे बिल्कुल भी जगह नहीं देना चाहते हैं। किसको? देयर कैन बी नो रूम इन सच एन इंडिया फॉर द क्रश ऑफ अनटचेबिलिटी। वो ऐसे नवीन भारत में अनटचेबिलिटी को, मतलब जिसको अपन छुआछूत कहते हैं, उसको बिल्कुल भी स्थान नहीं देना चाहते। छुआछूत बिल्कुल भी नहीं होनी चाहिए। और क्रश ऑफ द इनएब्सिटी हाई ड्रिंक ऑफ ड्रग्स, और शराब या ऐसे किसी नशीले पदार्थ की भारत के अंदर किसी भी तरह की वो एंट्री नहीं चाहते। महात्मा गांधी उनको स्पेस देना नहीं चाहते हैं। वुमेन विल एंजॉय द सेम राइट्स एज मैन, और महिलाओं को वही सारे अधिकार मिले जो कि पुरुषों को मिलते हैं। आई शैल बी सेटिस्फाइड विथ नथिंग एल्स, कम, मैं तो इतने में संतुष्ट होऊंगा, इससे कम में नहीं। ये महात्मा गांधी ने यंग इंडिया 1931 में स्पष्ट रूप से संविधान से अपेक्षा रखी है, संविधान से आशा रखी है कि भारत का संविधान ऐसा हो। क्लियर? This dream of India that has eliminated inequality was shared by Dr. Ambedkar. इनइक्वलिटी के बारे में या अनटचेबिलिटी के बारे में जो है वो डॉक्टर अंबेडकर जो कि अध्यक्ष थे संविधान निर्मात्री सभा के, उन्होंने भी अनटचेबिलिटी को या फिर हम कह सकते हैं इनइक्वलिटी को, असमानता को भी उन्होंने बहुत ही गंभीर मुद्दे के रूप में लिया था। Who played a key role in making of the constitution, जिन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन बनाने में एक बहुत महत्वपूर्ण भूमिका अदा की थी। But he had a different understanding, पर उनकी जो विचारधारा थी ना वो अलग थी। Understanding of how inequality could be removed, कि inequality को किस तरह से हटाया जाए, इसके बारे में उनकी जो विचारधारा थी वो अलग थी। He often bitterly criticized महात्मा गांधी, हालांकि वो महात्मा गांधी के एक बड़े आलोचक थे, वो महात्मा गांधी के कई विचारधाराओं के, उनके कई विचारों के बड़े आलोचक थे, वो उनसे कई मामलों में सहमत नहीं होते थे। क्लियर? महात्मा गांधी एंड हिज विजन इन हिज कंक्लूडिंग स्पीच, जब वो अपनी स्पीच दे रहे थे संविधान बनने के बाद में टू द कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली में जब उनकी स्पीच दे रहे थे वो, ही स्टेट हिज एंजाइटी वेरी क्लियर, उन्होंने अपनी चिंता बहुत ही स्पष्ट रूप से व्यक्त की। किसने व्यक्त की? डॉक्टर अंबेडकर ने। कहाँ व्यक्त की? संविधान निर्मात्री सभा में, असेंबली में, वो जब वो भाषण दे रहे थे तब, संविधान बनने के बाद में। क्लियर? ठीक है। और उनके इतने वे चिंतातुर क्यों थे, ऐसी क्या प्रॉब्लम थी, वो उनके स्टेटमेंट में पता चलेगी। क्या बात थी वो बात थी ऑन द 26 जनवरी 1950, 26 जनवरी 1950,
वी आर गोइंग टू एंटर अ लाइफ ऑफ द कॉन्ट्राडिक्शंस। हम जो है वो विरोधास्पद जीवन में प्रवेश करने वाले, मतलब पूरा भारत जो है वो एक विरोधास्पद जीवन में प्रवेश करने वाला है या विरोधास्पद युग में प्रवेश करने वाला है। इन पॉलिटिक्स, राजनीति में, वी विल हैव इक्वलिटी, हमारे पास में समानता है, राजनीतिक रूप से सभी को समानता प्रदान की गई है। एंड इन सोशल एंड इकोनॉमिक लाइफ, परंतु सोशल लाइफ, सामाजिक लाइफ और इकोनॉमिक, जिसको आर्थिक लाइफ, जिसको हम कह सकते हैं आर्थिक क्षेत्र में, वी विल हैव इनइक्वलिटी, हमारे पास हम समान रूप से नहीं है, क्योंकि अभी भी उच्च वर्ग और निम्न वर्ग का भेद तो है। इन पॉलिटिक्स वी विल बी रिकॉग्नाइजिंग द प्रिंसिपल ऑफ वन मैन वन वोट। अब पॉलिटिकल लाइफ में तो एक व्यक्ति का एक वोट, और उसकी वैल्यू भी समान ही रहेगी, चाहे वो उच्च वर्ग का हो, चाहे वो निम्न वर्ग का हो, चाहे गरीब हो, अमीर हो, अगर वो बड़ा नेता हो, अगर वो सामान्य व्यक्ति हो, वन वोट होगा और उसकी वैल्यू भी जो होगी वो वही होगी। वन मैन वन वोट एंड वन वोट वन वैल्यू। पर इन आवर सोशल एंड इकोनॉमिक लाइफ, पर जब हम सामाजिक और आर्थिक जीवन की बात करते हैं, वी सेल बाय रीजन ऑफ आवर सोशल एंड इकोनॉमिक स्ट्रक्चर, अगर हम, क्योंकि हमारा आर्थिक और जो सामाजिक ढांचा है, इस आर्थिक और सामाजिक ढांचे के कारण कंटिन्यू टू डिनाई द प्रिंसिपल ऑफ वन मैन और वन वैल्यू, पर हम इस धारणा को जो है वो बिल्कुल डिनाई करेंगे, बिल्कुल उससे सहमत नहीं होंगे या फिर उसको नकारेंगे। अगर एक शब्द के रूप में कहें कि हम उसको नकारते हैं, किसको? वन मैन एंड वन वैल्यू, एक व्यक्ति का जो वोट होता है उसकी वैल्यू समान होती है, ऐसा आर्थिक और सामाजिक रूप से नहीं है, क्योंकि उच्च वर्ग और निम्न वर्ग है। उच्च वर्ग के पास में जो है वो ज्यादा पावर है और निम्न वर्ग के पास में कम पावर है, आर्थिक और सामाजिक जीवन में। पॉलिटिकल लाइफ में सबके पास में समान पावर है, ऐसा वो कह रहे हैं। हाउ लॉन्ग शैल वी कंटिन्यू टू लिव दिस लाइफ ऑफ कॉन्ट्रडिक्शन। हम इस तरह के असमानता वाले विरोधास्पद जो स्थिति है सामाजिक और आर्थिक क्षेत्र में, हम उसको कितना लंबा खींचेंगे या कितना लंबा ये चलेगा? क्लियर? इस लाइफ को हम कितना लंबा जिएंगे? इफ वी कंटिन्यू टू डिनाई इट फॉर लॉन्ग टाइम, अगर हम इसको बहुत लंबे समय तक चलाते हैं तो क्या होता है? वी विल डू सो ओनली बाय पुटिंग आवर पॉलिटिकल डेमोक्रेसी इन द परल, तो हम अपनी राजनीतिक स्वतंत्रता को भी खतरे में डाल देंगे। राजनीतिक रूप से जो आपको समानता मिल रही है वो भी जो है वो क्या हो जाएगी? खतरे में पड़ जाएगी। जो आजकल हमें स्पष्ट रूप से दिखाई दे रही है कि जो पैसे वाले लोग होते हैं उनको टिकट्स मिलते हैं, वे इलेक्शन में खड़े होते हैं, ज्यादातर वे इलेक्शन में खड़े होते हैं, उनके पास में ज्यादा इंस्ट्रूमेंट होती है, उनके पास में ज्यादा पैसा होता है खर्च करने के लिए, उनके पास में ज्यादा पावर होती है जिससे वो टिकट को प्राप्त कर सके। तो थोड़ा थोड़ा जो है वो इम्पैक्ट, प्रभाव अब पड़ने लगा है, क्योंकि जिसके बारे में डॉक्टर अम्बेडकर चिंता कर रहे थे, क्योंकि सोशली और इकोनॉमिकली अभी भी हम इक्वल नहीं है। ठीक है? So finally, let's turn to the Jawaharlal Nehru giving his famous speech to the Constitution Assembly at his spoke of the midnight of the 15 August 1947. 1947 में जब हमारे प्रथम प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू जो थे, उन्होंने एक बहुत ही फेमस स्पीच दिया था कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली को मध्य रात्रि 15 अगस्त 1947 की मध्य रात्रि को, जब भारत आजाद हुआ था। तो उनका एक बहुत ही मशहूर भाषण है, उसके बारे में हम बात करेंगे। और इस भाषण के बारे में हम जो है अपनी नेक्स्ट क्लास में बात करेंगे। क्लियर?